नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी देश का ये हाल कर देगी, ये नहीं सोचा था। कितने खतरनाक दौर में ले आए हैं साहब हमारी देश की नीतियों को। अमेरिका के बाजार खुल जाएंगे। अमेरिका के बाजार खुल जाएंगे कि भारत में किसानों की जमीनों पर उगने वाली फसलों की तबाही के नए इबारत लिख सके। नोएडा के एंकरिया बड़े खुश हैं, लेकिन अभय दुबे जी ने बताया है कि यह कितना खतरनाक है और समझ नहीं पा रहे मोदी जी इतने डरे क्यों हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं अभय दुबे जी की बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैंने कल रात से अब तक 3 रोटी ज्यादा खाई। मेरा बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया कि विश्व गुरु जी ने ट्रंप को झुका दिया। पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सारे गोदी मीडिया के चैनल देखे और लोगों की बातें सुनी। तो मुझे सुधीर चौधरी से लेकर अंजना ओम कश्यप से लेकर और फिर रूपका लियाकत सबने जब बताया तो मुझे लगा कि वाकई में कितना बड़ा मानव ट्रंप झुक गए, टैक्स आधा कर दिया, जरासा कर दिया। मतलब बिल्कुल मोदी जी ने डंका काट दिया। आज बड़ा सम्मान के एनडीए के सांसदों ने। अब तो आप भी कह ही दीजिए कि मतलब विश्व गुरु का डंका बज रहा है, अमेरिका को झुका दिया। ऐसा कभी होता है कि भारत इसका प्रधानमंत्री इस तरह अमेरिका को झुका दे? ट्रंप जितनी निकालते थे, बोलते थे, सबकी हवा निकल गई, ऐसा चैनलों ने मुझे बताया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब मैं क्या करूं, क्योंकि सारे चैनल ये कह रहे थे कि मोदी जी ने हवा निकाल दी, हवा निकाल दी, हवा निकाल दी। तो मुझे लगा कि अब आपसे पूछूंगा मैं कितनी हवा निकली है ट्रंप साहब की। डर गए होंगे अब तो मोदी जी से, वो क्या लगता है आपको? देखिए, चैनल तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने हवा निकाल दी ट्रंप की और ट्रंप को अपने सामने झुका लिया। लेकिन समस्या ये है, इसमें कुछ समस्या है और उस समस्या का संज्ञान हम लोगों को लेना चाहिए। वो समस्या ये है कि अमेरिका के जो कृषि मंत्री हैं वो इस डील से बहुत खुश हैं। वो अगर संदीप चौधरी के शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो मस्ती में झूम रही हैं। अमेरिका की कृषि मंत्री जो हैं वो मस्ती में झूम रही हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट एक्स पे पोस्ट की है। ट्वीट तो हम लोग पुरानी आदत के मुताबिक बोल देते हैं। एक्स लेकिन पे मजा उन्होंने उसको ट्वीट बोलने में आता है, एक्स बोलने में आता नहीं मजा। जो भी हो, तो अब वो उन्होंने उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति, परम आदरणीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद। जिस तरह पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, वाणिज्य मंत्री ने, इसी तरह वहां के कृषि मंत्री ने परम आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। उनके नेता वो हैं, इनके नेता ये हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद क्योंकि अब जो अमेरिका के किसान हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है, उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। उनके तमाम उत्पाद जो हैं, उनके जो तमाम उत्पाद हैं वो जीरो टैरिफ के ऊपर भारत के इतने विशाल मार्केट में बिकेंगे। उससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे किसानों के बीच में रुपया आएगा। ये तो मैं केवल उसका एक जो बात मेरी समझ में आई वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो उस ट्वीट को भी पूरा पढ़ सकते हैं जिसमें सारे डिटेल में यही बात लिखी गई है। अच्छा, अब क्या है बात? अब आप एक बात बताइए कि एक डील में फायदा या तो अमेरिका के किसानों को हो सकता है या भारत के किसानों को हो सकता है। सर मैं 1 मिनट रुकूंगा। केवल हाँ, कांग्रेस का मैं ट्वीट पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंग्स ने कहा है कि अब हाँ, अमेरिका के किसानों का प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। हम्म, इससे अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा आएगा। हम्म, अमेरिका के किसानों के लिए भारत का मार्केट बेहद जरूरी है। ट्रंप ने इस हम्म, डील से अमेरिका के किसानों का फायदा कराया। ये हम्म, भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। हम्म, अमेरिका की कृषि मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों के हितों को नजरअंदाज करके ये डील की है। इससे भारत में किसानों को नुकसान होगा। अब उन्हें अपने ही देश में अमेरिका के किसानों के साथ कंपटीशन करना होगा। यह पूरी तरह से भारत के किसानों पर भार है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारत के किसानों के हितों का सौदा क्यों किया। अच्छा, ये ठीक है। कांग्रेस का बयान। वही बात मैं कह रहा था। इसमें चूंकि कांग्रेस विपक्षी दल है, उसने ये ट्वीट लिखा है तो उसने अपनी तरफ से कोई नमक मिर्च मिला दिया है। मैं नमक मिर्च नहीं मिलाऊंगा। मैं बिल्कुल मैं तो अब कांग्रेस का सदस्य थोड़ी ना हूं। मैं तो निष्पक्ष हूं, आप भी निष्पक्ष हैं। दो निष्पक्ष आदमी बैठ के ये बात कर रहे हैं तो हम दोनों अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं निकालेंगे। हम लोग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला है क्या। मामला दरअसल ये है कि 3 तरह के किसान होते हैं मोटे तौर पर। एक वो किसान जो कि खेती बाड़ी करके पैदा करते हैं,
एक वो किसान जो कि मुर्गा पालते हैं, सुअर पालते हैं और बीफ पालने के लिए वो सब उसकी फार्मिंग करते हैं, वो वो किसान होते हैं, है कि नहीं? तीसरे किसान वो होते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट चलाते हैं, दूध, दही, पनीर, ये घी, ये सब डेयरी प्रोडक्ट। 3 तरह के डेयरी फार्मर्स, और जो मीट फार्मर होते हैं, इनको आप पोल्ट्री फार्मर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मुर्गा-मुर्गी पालते हैं। और तीसरे होते हैं वो किसान जो हम परंपरागत रूप से किसान कहते हैं, हल चलाते हैं और बीज बोते हैं और फसल काटते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ट्रंप का मानना ये है और उनकी कृषि मंत्री का मानना ये है कि अमेरिका के ये तीनों तरह के किसान जो हैं, वो इस डील से बहुत फायदे में रहेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि अमेरिकी दूध भारत में बिक रहा है। ये अमेरिकी दूध क्या चीज है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? आपने नहीं सोचा है। आप ज्यादा दूध पीने के अभ्यस्त मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे दूध बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के बयानों को बहुत ध्यान से देखता हूं। स्वदेशी जागरण मंच फिर मुझे एक बात याद है कि आज क्षमा चाह रहा हूं, मैं आपको टोक रहा हूं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली तो मुझे लगा कि योगी जी गाय की बड़ी सेवा करते हैं, गाय के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं, गाय पे बड़े राजनीति करते हैं। तो मुझे लगा लखनऊ के सारे मॉल के अंदर गौमूत्र, गाय का दूध, ये सब चीजें मिलेगी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन योगी जी ने एक गाय डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं और आता। दारू की दुकानें खोल दी उन्होंने हर मॉल के अंदर। गाय का कहीं प्रोडक्ट किसी मॉल में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मॉल में दारू की दुकानें खुली हुई। देखिए, आप ये सब चैलेंज देंगे तो फिर योगी जी दारू की दुकान खोलने वाले के सामने शर्त रख देंगे कि वो गाय के मूत्र की छोटी-छोटी बोतलें बेचें। जो अगर मान लो कोई आदमी विस्की लेने आया है, कोई आदमी वोडका लेने आया है, बियर लेने आया है, तो वहां शर्त ये होगी कि आप एक विस्की की बोतल पे 5 आपको जो है ना छोटे-छोटे गोमूत्र के मिनिएचर्स खरीदने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, ये आइडिया ठीक है। आप इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए, वरना यही होने लगेगा। ये ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मैं दूध पीने का शौकीन हूं, इटावा का रहने वाला हूं, इटावा दूध दही और घी के लिए जाना जाता है, आप भी इस बात को जानते होंगे। तो मैं स्वदेशी जागरण मंच के उस प्रचार से बहुत प्रभावित हुआ, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि अमेरिका की गायों को मांस खिलाया जाता है, अमेरिका की गायों को चर्बी खिलाई जाती है, अमेरिका की गायों को खून पिलाया जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई मवेशी तो शाकाहारी होते हैं, उनके तो दांत ही नहीं होते हैं गोश्त वोश्त खाने वाले, जो शेरों के या कुत्तों के या भेड़ियों के या चीतों के दांत होते हैं, उनके पास तो वो दांत ही नहीं होते, कुदरत ने उनको दांत दिया ही नहीं। फिर रिसर्च की मैंने, तो पता लगाया कि भाई गायों का जो दाना वगैरह होता है उसी में ये सब चीजें मिला दी जाती हैं, तो वो खा लेती हैं। खा लेने के बाद उनकी दूध देने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बड़े पैमाने पर दूध देती हैं, और वही दूध जो है वो भारत में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के जरिए आएगा। तो जो भारत के सनातनी है वो सब दूध पीना पड़ेगा उनको। अच्छा, वो दूध सस्ता भी होगा क्योंकि वो तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन हो रहा है, एकदम मशीन की तरह गायें दूध दे रही हैं। भारत के डेयरी प्रोडक्ट महंगे होंगे उसके मुकाबले, तो यहां पर मजबूरी में वही दूध ज्यादा बिकेगा और हम किसी को पता ही नहीं होगा इस दूध के अंदर क्या है। दूध का स्वाद तो वही होगा जो दूध का स्वाद वो है। स्वदेशी जागरण मंच के आज ही स्वदेशी जागरण मंच के जो बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने खुद ही बताया है कि ये प्रचार हम ही ने किया है, हम ही ने ये जानकारी दी है कि मांस खाने वाली, चर्बी खाने वाली और खून पीने वाली गायें जो है वो अमेरिकी वो दूध देंगी और वो दूध भारत के बाजार में इस समझौते के तहत आएगा और बिकेगा। जाहिर है कि जब वो दूध बिकेगा तो न केवल सनातनियों का धर्म भ्रष्ट होगा जाने अनजाने, बल्कि भारत के जो डेयरी उत्पादक हैं, यानी डेयरी किसान जो भारत के हैं, भारत के दुग्ध किसान जो हैं, अमूल जैसी संस्थाएं जैसी हैं, इन सबको बहुत बड़ा झटका लगेगा। मार्केट में उनके मुकाबले एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएगा। अब आप आइए दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि मक्का है, सोयाबीन है। पूरे मध्य प्रदेश में कितनी सोयाबीन होती है, मध्य प्रदेश का सोयाबीन बहुत मशहूर है।
और चूंकि उसमें उस मध्य प्रदेश की सोयाबीन सारी दुनिया में बड़ा लोकप्रिय भी है, सारी दुनिया के लोग मध्य प्रदेश में उत्पादित सोयाबीन को खरीदना और खाना चाहते हैं, उनके उत्पाद। लेकिन अमेरिका जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको जीएम कहते हैं, जीएम सोयाबीन भारत भेजेगा। जब जीएम सोयाबीन भारत भेजेगा तो उसकी हमेशा मात्रा, उसकी कीमत कम होती है, वो सस्ता बिकेगा और मध्य प्रदेश के किसानों का सोयाबीन जो है वो बाजार से बाहर हो जाएगा। तो खून पीने वाली अमेरिकी गायें, उनका दूध और जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, इसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का आएगा भारत में। चूंकि भारत में श्री गडकरी साहब जो हैं वो मक्के से एथेनॉल बनाते हैं, और एथेनॉल बनाना जो है वो भारत के नीति निर्माताओं को बहुत प्रिय है, उसका बड़ा जम के प्रचार किया जाता है। तो वो एथेनॉल जो है उस सस्ते मक्के से बनाएंगे, महंगा मक्का क्यों खरीदेंगे? तो मक्का बेचने वाले किसानों का मक्का जो है भारत के, वो बाजार से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का आएगा और वो एथेनॉल बनाने वाले भी उसको खरीदेंगे, और आम लोग जो भी मक्का खाते हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग जाड़ों में खाया जाता है, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी मक्के की वो सब चीजें, वो सब होगा। तो इस वक्त भारत का कृषि क्षेत्र जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक आसन्न संकट का सामना कर रहा है। एक ऐसा संकट जो अभी आया नहीं है, लेकिन जो संकट बिल्कुल आने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सिर पे तैयार खड़ा हुआ है। अच्छा, अब स्वदेशी जागरण मंच वालों का तर्क क्या, मैंने बहुत ध्यान से सुन रहा था। स्वदेशी जागरण मंच वालों का तर्क है कि भारत ने केवल अमेरिका से ही डील नहीं की है, भारत ने अभी हाल फिलहाल कई देशों के साथ डील की। भारत ने न्यूजीलैंड से डील की है, भारत ने ओमान से डील की है, भारत में यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन से डील की है, भारत ने यूरोपीय यूनियन से डील की है। तो 4 बड़ी ट्रेड डील्स तो भारत ने अमेरिका से डील करने से पहले कर ली है, और इस चीज को मैं भारत सरकार की कामयाबी मानता हूं। माहौल इस तरह का है, अमेरिका के दबाव के कारण सब लोग अलग अलग डील कर रहे हैं, तो भारत ने मौका देख के, अब यूरोपीय यूनियन से तो भारत 25-26 साल से कोशिश करता है डील करने की, नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने डील कर ली। मैं मोदी सरकार की इस बात पर तारीफ करता हूं। हम लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं, हमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए और उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। आप भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, मोदी सरकार अच्छा काम करेगी तो हम और आप मिलकर उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? तो मैं तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन से डील कर ली। अच्छा, इन तमाम डीलों में भारत सरकार ने बिल्कुल दृढ़ता बनाए रखी कि वो किसी भी कीमत पर कृषि का क्षेत्र ना ओमान के लिए खोलेंगे, ना न्यूजीलैंड के लिए खोलेंगे, ना यूरोपीय यूनियन के लिए खोलेंगे, ना ग्रेट ब्रिटेन के लिए खोलेंगे। इस मामले में मोदी जी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि वो इनके सामने कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे किसी कीमत पर। प्रश्न ये है, क्या वो अमेरिका के सामने भी दृढ़ प्रतिज्ञ रहे? भाई, किसी भी देश के या किसी भी डील करने वाले जिससे हमने डील की है, उनके कृषि मंत्री ने ये नहीं कहा जो अमेरिकाई कृषि मंत्री ने कहा। देखिए, भारत के किसानों को इस डील में बेच दिया गया है, और मैं जहां का रहने वाला हूं, वहां पे एक कहावत प्रचलित थी कि हम तुम्हें बेच देंगे और रसीद भी नहीं देंगे। एक कहावत तो लोग कहते हैं, अरे तू बड़ा 30 मार का बनता है, मैं तुझे बेच दूंगा और रसीद भी नहीं दूंगा। भारत के किसान बेच दिए गए और उनको रसीद भी नहीं दी गई। ये किया क्यों ऐसा? मोदी जी ने ऐसा क्यों अब किया? सवाल इस बात का है कि आज पीयूष गोयल साहब प्रकट हुए, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करना शुरू किया, तो सारे पत्रकारों को, हमारे मित्र विनोद शर्मा, मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, उन्होंने कहा पहले पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते हैं। ठीक है, आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। वो अपने घर पे और हम अपने घर पे पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। तो बाद में जैसी पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, विनोद जी का फोन आया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो वाणिज्य मंत्री हैं, उनको वो नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? पता ही नहीं होगा उन्हें। तो राहुल गांधी घर आते रहे, राहुल गांधी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, बड़े शर्मनाक लोग हैं, ऐसा घटिया विपक्ष नहीं देखा, वगैरह वगैरह, ये सब बोलते रहे। 20 मिनट में 15 मिनट तो राहुल गांधी घर आया, लेकिन ट्रेड डील में क्या है ये नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, और सारा मसला किसानों का है। अमेरिका का कृषि मंत्री
एक्स पर इतनी बड़ी पोस्ट लिख रही हैं। शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? वो किस पद पे है? किस पद पे है वो? कृषि मंत्री। ये वही शिवराज सिंह चौहान है। जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था तो उन्होंने सारे देश में घूम घूम के ये प्रचार किया था कि मोदी जी मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने कह दिया ट्रंप से कि हम किसी भी कीमत पर अपना खेती का क्षेत्र नहीं खोलेंगे, खेतर क्षेत्र नहीं खोलेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम 50-60 भाषण तो दिए होंगे इसके ऊपर घूम घूम के। अब आप सोचिए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान क्या सोच रहे होंगे? बैंड कहाँ बज है? गई मेरी। कहाँ है? कोई आवाज सुनाई पड़ रही है उनकी? कुछ नहीं, चुपचाप कहीं कोने में छिपे हुए हैं। प्रभाष जी हमारे गुरु थे पत्रकारिता में, वो हमेशा कहते थे, उनका एक बड़ा पेट मतलब उनका एक बड़ा प्रिय फिक्रा था जिसको वो लिखते भी थे और बोलते भी थे। वो कहते थे कि मैं वो पशु जो होता है उसको घाव लग जाते हैं तो अपने घावों को चाटता रहता है बैठा हुआ। जिसको शिवराज सिंह पशु की तरह अपने घावों को चाट रहे हो। तो मैं इस तरह की बातों का, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरे मामले की जो एक तरह की संगीन स्थिति है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का कृषि क्षेत्र फंस गया है, ये सामने आ जाए। दूसरे एक और बात महत्वपूर्ण है, अभी तक डील के नाम पर हमारे पास केवल 2 एक्स पर लिखी हुई पोस्ट हैं। एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने की है और बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने, शुक्रिया अदा करते हुए नरेंद्र मोदी ने दूसरी पोस्ट की है। इसके अलावा कोई दस्तावेज तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि डील अभी हुई नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि खुद पीयूष गोयल को नहीं पता है कि डील क्या होने वाली है, नरेंद्र मोदी को नहीं पता है कि डील क्या होने वाली है, शिवराज सिंह चौहान को नहीं पता है कि डील क्या होने वाली है। तो पता किसको है फिर? ये केवल डील की एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से पहले कर दिया, जो कि हमेशा भारत हमेशा करते थे, पहले युद्ध रुक जाएगा। हाँ, युद्ध रुक जाएगा। हाँ, तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जिस चीज का भारत में जश्न मनाया जा रहा है गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा और सब लोगों द्वारा, वो दरअसल केवल इन्हीं 2 एक्स की पोस्ट पर आधारित है। किसी को कुछ नहीं पता है कि डील क्या होगी। हो सकता है कि डील हो ही ना पाए, 99% मुझे उम्मीद है कि डील हो जाएगी, लेकिन 1% इसके अंदर अंदेशा ये है कि डील हो ही ना पाए। हो सकता है किसी बात किसान नाराज हो जाएं। हाँ, किसान नाराज हो जाएं, किसान मामला फंस जाए। हाँ, भारत मोदी जी बाद में सोचें अरे भाई हमने ये बात मान ली तो हमारा तो बैंड बज जाएगा पॉलिटिक्स में। सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे तुम तो मुझे खुश करने के वादे शायद मुझे खुश करो, हर बात मेरी मानो। मोगाम्बो खुश होना चाहता है। तो स्थिति यह है, ये भी हो सकता है कि डील 6 महीने हम लोग सोचते ही रहे और 6 महीने तक डील हो ही नहीं। 6 महीने बाद पीयूष गोयल ये कहें कि भाई हम लोग कुछ प्रश्नों के ऊपर गतिरोध पैदा हो गया है, हम लोग दोबारा इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रपंच रचा है मीडिया के जरिए, जो जश्न मनाया जा रहा है भारत में, ये बिल्कुल एक अपरिपक्व किस्म का, इसको वक्त से पहले मनाया जाने वाला जश्न है और हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने इसके ऊपर हमला अपना शुरू कर दिया है, विपक्ष ने अपना हमला शुरू कर दिया है। जब राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया तो जो सदन के जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के दूसरे लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हों, तो कोई नहीं खड़ा हुआ विपक्ष में से, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा था। तो कोई सदन में कोई भी विपक्षी नेता किसी दूसरी पार्टी का भी खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब वो पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ थे। फिर बाद में तेलुगु देशम के एक सज्जन खड़े हुए जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष तेलुगु देशम के सीएम बालयोगी थे, उनके बेटे थे। वो खड़े होकर बोलना शुरू हुए। वो तो भाजपा के साथ गठजोड़ में है, वो विपक्ष में थोड़ी ना है। विपक्ष का कोई भी नेता, क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया इसलिए कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। यानी इस मामले पर विपक्ष पूरी तरीके से एकताबद्ध है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोग जश्न मना रहे हैं संजय जी, ये चीज
जिससे उल्टे बांस गले पड़ना होता कहते हैं, वही बैकफायर करना, बूमरैंग करना, वो हो सकता है इसके अंदर। एक वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि अगर आपको इतनी आपत्ति है मेरे बोलने में तो आप ही अपना लिखित में भाषण दे दीजिए, लिख के दे दीजिए मुझे, मैं वही बोल दूंगा। पता नहीं अरे भाई, लोकसभा अध्यक्ष को समस्या क्या है कल ही राहुल उन्होंने गांधी। कहा था कि भाई आप भारत चीन संबंधों के ऊपर बोलने से मुझे आप क्यों रोकना चाहते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे मैं नहीं बोल सकता? बहुत ही साधारण सी बात है। अगर आप लोकसभा के अंदर भी जो सांसद हैं उनको इतनी इजाजत नहीं दे सकते बोलने के लिए, तो फिर फायदा क्या है लोकसभा आयोजित करने का, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च करने का, विपक्ष का नेता बनाने का, एक सदन का नेता बनाने का, इन सब चीजों का फायदा क्या है? कहते हम तो खुश हुए, हमको लगा हमारे चैनल पर रोक लगाई जाती है, हमें बोलने से मना किया जाता है। जब नेता विपक्ष को ही नहीं बोलने दिया जा रहा तो हमारे जैसे चैनल वालों की क्या स्थिति है? वो तो ऐसी नोटिस वोटिस भेजते रहेंगे, हमारे चैनल यूट्यूब हटाते रहेंगे। कुल लेकिन मिला के भाजपा का लोकतंत्र दांव ये था कि राहुल गांधी को ये बात ना बोलने दी जाए, जनरल नरवणे की किताब में क्या लिखा हुआ है, और सदन के रिकॉर्ड पे ना जा पाए। सब लोग जानते हैं इस किताब में क्या लिखा हुआ है, बच्चा जानता है इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं सर्च कर देखिए, रहा था जनरल गूगल। नरवणे की किताब में जनरल नरवणे ने मोदी जी की तारीफ भी बहुत की है। केवल 1-1.5 पेज है बस, केवल। वो ही तो खतरनाक है। हाँ, जिससे पता लगता है कि ये जब इनको अपनी निर्णय लेना चाहिए था तो उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा करने से इनकार कर दिया। वो ही तो सबसे सेंसिटिव बात एब्डिकेशन है। ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, वो कर दिया उन्होंने। 100 सुनार की एक लोहार की, जाते जाते वो दांव चल दिया उन्होंने कि सारी बातें एक तरफ और फिर ये बात एक तरफ। लेकिन मैं देख रहा था गूगल सर्च पे सबसे ज्यादा उन्हीं की किताब के लोग सर्च कर रहे हैं, उन्हीं को किताब खोज खोज कर पढ़ रहे हैं कि मामला है क्या, क्या वाकई चीन के टैंक बढ़ रहे थे और हमारे रक्षा मंत्री देखिए, प्रधानमंत्री कर रहे थे। इस बहस ने, जो बहस हुई नहीं, मतलब एक बहस जो कि हुई नहीं, जिसको करना चाहते थे राहुल गांधी लेकिन सरकार ने उसको नहीं होने दिया, उस बहस ने केवल एक ही व्यक्ति को अमर कर दिया है। उसका नाम है जनरल नरवणे। उनकी किताब को उन्होंने अमर कर दिया है। अब हमेशा के लिए ये किताब लोग याद रखेंगे। और उनका पूरा डायलॉग है ना जो उस किताब में लिखा हुआ है आखिर में, कि मुझे एक गरम आलू पकड़ा दिया गया, तो गरम आलू खाने से मुंह जल जाता है। हो सकता है अभी तक तो वो शांत रहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे साहब, या तो मेरी किताब पे रोक ही लगा दें परमानेंट या अनुमति दे दें, नहीं, तो वो मजा नहीं फिर जाएंगे। आएगा। क्यों जाएंगे? देखिए, वो नहीं जाएंगे। वो उस क्षण का इंतजार करेंगे जब ये सरकार नहीं रहेगी, तब उनकी किताब धूमधाम से प्रकाशित होगी और लाखों करोड़ों में बिकेगी। अच्छा और एक बताइए, आपने इन लोगों को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे बताइए अभय जी, आपने तो दर्जनों किताबें लिखी हैं, अगर ये व्यक्ति किसी विदेश में जाए और विदेश में किताब ये पब्लिश करा दे तो क्या होगा? करा सकता है पब्लिश। फिर क्या होगा? नहीं, विदेश में कोई दूसरा पब्लिशर किताब को प्रकाशित करा सकता है और ये कह सकते हैं कि मैंने तो कोई इजाजत नहीं दी, उसने गलत पब्लिश कर दिया किताब को, और वो इंटरनेट पे किताब आ जाएगी। किताब आ जाएगी इंटरनेट पे। नहीं, किताब तो कितना पहले बड़ा हार्डबैक की प्रकाशित हो ही गई थी ना। हो ही गई थी। अब तो हार्डबैक प्रकाशित हो ही गई थी, बहुत लोगों ने पढ़ रखी है किताब। अमेज़न में बिक रही थी किताब भाई, ये शुरू में। हाँ, बाद में हटा दी गई। हाँ, हाँ, बाद में क्या रक्षा मंत्रालय ने इसको रोक दिया। अच्छा, मोदी जी को डर क्यों लगता है? 56 इंच का सीना है, विश्वगुरु है, तो डरते क्यों है? ये जो सरकार, ये पार्टी, ये पूरा मामला है, ये लोग प्रबंधन में विश्वास करते हैं। जैसे ही कोई संकट आता है, वो संकट की बुनियाद को समझ के उसको पूरी तरीके से उसका एक अंतिम समाधान करने की बजाय उसके फौरी प्रबंधन में लग जाता है। मैनेजमेंट जो है सर, मोदी जी मैनेजर हैं दरअसल, अमित शाह दरअसल मैनेजर है, पीयूष गोयल दरअसल मैनेजर हैं, ये सब लोग मैनेजर हैं, हर चीज को मैनेज करते हैं। और वो अभी तक अभी भाई एक तरह देखा जाए वो कामयाबी है, सत्ता में तो बने हुए हैं पिछले 11 साल से। आप देखिए, उन्होंने मैनेज नहीं किया। जैसे ही उनका बहुमत गया, उन्होंने कहा कि हम भाजपा का जो है वो संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाएंगे, और वो कामयाब रहे इस बात को लेकर। बताइए, हम इतने मन से उठाते हैं, बाकी कोई नहीं उठाता। हम कल से इतने खुश थे गोदी मीडिया के चैनलों को सुन के, और आपसे बात करके सब हमारी खुशी आपने गायब कर दी। हमारे विश्वगुरु के बारे में जो सोचा था हमने, आपने सब हवा निकाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया और ऐसी खरी खरी बातें बता दी आज। थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।